ऑलराइट, आज हम लोग बेसिक चीज़ें एक बार रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में टीकाएं पढ़ी थी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली टीका थी जेजट। तो जो जेजट है वो पुत्र हैं, उनके पिताजी बोलते हैं चलो बाल कटवा कर आते हैं, तो वो बोलते हैं नो, नहीं अभी नहीं, है ना। तो उनका जो काल है, सदी है 9वीं सदी है, 9th AD। ठीक है, तो बृहत्त्रयी के ये टीकाकार हैं। ठीक है, इन्होंने तीनों ही संहिताओं में टीका लिखी है। एक क्विक रिविजन हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड टीका होती है माधव की। ठीक है, तो माधव से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वही माधव निदान वाले माधव हैं क्या, तो वो बोलते हैं नहीं, नो मैं नहीं हूँ। तो 9th इनकी भी है। और सहस्त्र, इनकी टीका का नाम क्या है, प्रश्न सहस्त्र विधान। तो सहस्त्र मतलब 1000 होते हैं, इस टाइप से 1000 क्वेश्चन पूछे गए। इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है माधव। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है गयदास। गयदास को चंद्रिकाकार भी बोला जाता है। इनकी जो टीका है वो न्याय चंद्रिका है, या फिर न्याय पंजिका, पंजिका भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ही रहता है 10वीं है या 11वीं है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो में गाय के डायग्राम से याद करने के लिए आप लोगों को बताया था। तो गाय के पिक्चर से ऐसे याद रखेंगे, ऊपर से एक चांद आ रहा है और नीचे गाय खड़ी है चांद के नीचे। ठीक है, इस टाइप से याद हो जाएगा इजीली। और N फॉर न्याय एंड N फॉर न्याय, निदान स्थान। तो निदान स्थान पर ही गयदास द्वारा रचित टीका है। नेक्स्ट है चक्रपाणी। तो इसकी 2 ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, तो पहली ट्रिक तो मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि सूर्य के समान तेज चक्र, ठीक है, जो भानु है, भानु मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य के समान जिसमें तेज है, इस टाइप से थोड़ा याद करने के लिए बोला था। चक्र है ना, चक्रवत होता है, सूर्य भी गोल होता है। और एक सेकंड टीका है, ऐसे याद रख सकते हैं कि एक से एक चक्कर चल रहे हैं। ठीक है, एक से एक चक्कर चल रहे हैं, तो जो तेज है, सूर्य के समान तेज है, वही चक्कर चला सकता है। ठीक है, और एक और ट्रिक है इसकी, जैसे एक लड़की है, उसका नाम है भानु, और जैसे ही आपने उसको बोला तो उसने ऐसे हाथ खड़े कर लिए। जैसे ही वो अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े करेगी तो ऐसे कैसे शेप लगेगा, 11 जैसा शेप लगेगा ना, तो इससे ये सदी याद हो जाएगी 11 वाली। तो ये 3 ट्रिक हैं, 3-4 ट्रिक, तो जो भी आप लोगों को अच्छी लगे वो उससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भास्कर। तो भास्कर मैंने दैनिक भास्कर से याद करवाया था ना। एक पतला पेपर भी आता है वीकली या कुछ वेडनेसडे ट्यूसडे को ना, तो उसको लघु पंजिका नाम से बोला गया है। ठीक है, छोटा पेपर आता है। और ये जो टीका है ये शारीर स्थान पर लिखी गई है। और इसकी जो दूसरी ट्रिक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहली ट्रिक तो ये वाली हो गई, जो दैनिक भास्कर पेपर है वो 12 बजे तक की खबरें ही छापते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, इसी से ही याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दलहन। दलहन से हम लोग याद करते हैं डलिया। तो 12 निबंध लिखे, एक डलिया भर गई, 1 दर्जन। ठीक है, ये पहली ट्रिक है। और सेकंड ट्रिक में ऐसे हम याद कर सकते हैं, दलहन से दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में बंद हुए, निबंध से बंध याद रखना है। ठीक है, तो दिल्ली में बंद हुए कितने साल के लिए, 12 साल के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये याद हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिल्ली में निबंध लिखा, अब जेल में है 12 साल के लिए, तो निबंध लिख रहे हैं 12 साल तक। ठीक है, तो इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। या फिर 12 पेज का निबंध लिखा, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो भी तरीका सही लगे। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, हरान चंद्र की सुश्रुतार्थ संदीपन। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, जैसे एक दीप जलाया। ठीक है, तो दीप के नीचे सुश्रुत का अध्ययन किया। ठीक है, हरान चंद्र, तो चंद्र से याद रखेंगे कि जो दीपक की रोशनी है उसमें सुश्रुत का अध्ययन किया दीपन से। और फिर क्या किया, बिजनेस किया। तो बिजनेस, 20 से 20 याद रखेंगे, 20वीं सदी। ठीक है, तो इस टाइप से ये याद हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदी टीकाएं भी लिखवाई थी भास्कर गोविंद घाणेकर और अंबिका दत्त शास्त्री। ठीक है, तो जो भास्कर गोविंद घाणेकर हैं वो आयुर्वेद रहस्य दीपिका उनकी टीका है, और अंबिका दत्त शास्त्री की आयुर्वेद तत्व संदीपन।
तो अंबिका दत्त, दत्त तत्व, दत्त तत्व, इस टाइप से ये याद हो जाएगा। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, ऑल राइट। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम याद रखना है सभी को, वेदोत्पत्ति अध्याय। आचार्य चरक के पहले चैप्टर का नाम क्या है सूत्र स्थान के? हाँ, आचार्य सुश्रुत है ना। तो ये जो पहला चैप्टर होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अष्टांग का भी पहला चैप्टर पूछा जाता है। तो अभी याद है अष्टांग का पहला चैप्टर क्या है? पढ़ के आए हैं सभी? हम आयुष कामी। हाँ, गुड, है ना। तो पहला चैप्टर याद रखेंगे। तो इसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। ये जो स्टार्ट हो रहा है अथ से स्टार्ट हो रहा है। तो अथ का मतलब क्या होता है? अथ का मतलब एक मंगलवाचक शब्द है। चरक सूत्र में भी अथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मांगलिक पद हैं। ये BHU में क्वेश्चन आ चुका है। 8 मांगलिक पद कैसे होते हैं? तो यहाँ पे अथ, अथ एक हो गया, अत 2 हो गया, वेद तीसरा हो गया, चौथा उत्पत्ति हो गया, 5वां अध्याय हो गया, 6वां वी हो गया, 7वां आ हो गया और 8वां ख्यामह हो गया। कौन कौन से होते हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये 8 होते हैं। ये संख्यावाचक शब्द पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार आयुर्वेद अथर्व वेद का उपांग है, ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, तो बेसिक हो गया। अब अष्टांग आयुर्वेद सभी ने अलग अलग बता रखा है। ठीक है, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी चरक का, सुश्रुत का, वाग्भट का, हारीत का, काश्यप का। अष्टांग आयुर्वेद सभी ने अलग अलग बता रखे हैं ना, अलग अलग ऊपर नीचे अपने हिसाब से, अपनी जो जिसमें स्पेशलिटी है उसको ऊपर रख दिया है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, है ना। कितने शिष्य हैं? 7 शिष्य हैं। कैसे याद किया था हमने? सुश्रुत और औपधेनव ने गौ पर बैठकर पुष्प वितरण किया, इस टाइप से याद किया था। तो इसमें कौन कौन से देवता आ रहे हैं, कौन कौन से ऋषि आ रहे हैं? शिष्य हैं ये बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आ रहे हैं औपधेनव, और से औपधेनव, वैतरण वितरण किया, वैतरण, और से औरभ्र। ठीक है, औपधेनव, और से औरभ्र, सुश्रुत सुश्रुत, गौ से गौपुर रक्षित बैठकर पुष्प पुष्कलावत, वितरण से वैतरण, और कराया। ठीक है, कराया से करवीर। तो ये याद रखने हैं सभी को शिष्य, औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर, गौपुर रक्षित और सुश्रुत। इस टाइप से ये 7 शिष्य हैं। विमर्श में ही हम लोगों को दिख रहा है भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य और गालव। इनको भी एक्स्ट्रा याद रखेंगे। ये 5 जो नाम है ये दलहन ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये शेष हैं, तो कुल मिला के 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन है ये मेन वाले याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का ग्रंथ है, ये दोनों ही चीज़ों में लाभ कर रहता है, मतलब एह लौकिक और आयुष्मान। तो ऐसे ही श्लोक हम चरक फर्स्ट चैप्टर में भी देखते हैं। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि इस सांसारिक दृष्टि, जैसे कोई बीमार पड़ रहा है, ठीक है, अगर कोई बीमार नहीं है तो अगर कोई स्वस्थ भी है उसके लिए भी ये लाभप्रद है, और जो बीमार है उसके लिए तो है ही सही। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस भी आता है, अभी हम पढ़ेंगे कि जो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करने बताया है वो आचार्य चरक ने बताया है। जो पहले हेल्दी है उसको हेल्दी रखना है, बट आचार्य सुश्रुत ने जो प्रयोजन बताया है वो उसका जस्ट ऑपोजिट बताया है। उन्होंने बोला है पहले रोगी की चिकित्सा करना है, उसके बाद स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करना है। ठीक है, तो ये अभी श्लोक आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये आप लोग फर्स्ट हाफ हाईलाइट कर सकते हैं श्लोक नंबर 4 का। ठीक है, तो इस आयुर्वेद में सांसारिक और पारलौकिक कल्याण है, इधर भी और मृत्यु के बाद भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ठीक है, ये जो चरक वाला श्लोक है यहाँ पे भी आया हुआ है, तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद वितामतः। ठीक है, वेदो वेद वितामतः से ये आया हुआ है श्लोक, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। इतने इसके तेज सेंसर हैं कि थोड़े से क्लिक में ही ये नेक्स्ट पेज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। वक्ष्यते यन मनुष्याणाम लोक उभयोर हितम, तो उभय लोक के लिए ये हितकर है, ही लोक और पारलोक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 6। तो यहाँ पे आयुर्वेद, ये जो है अथर्ववेद का उपांग है, इसमें 8 भाग किए गए हैं और इसमें कुल श्लोक पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोक में हाईलाइट करेंगे। श्लोक शत सहस्त्र, शत मतलब शत कितना होता है, 100 होता है, सहस्त्र कितना होता है, 1000 होता है, और शत सहस्त्र कितना होता है, 1,00,000 होता है। ये चीज़ आप लोग ऊपर लिख लें। ठीक है, श्लोक शत सहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम वा, और अध्याय कितने थे, सहस्त्र, 1000 अध्याय में 1,00,000 श्लोक थे। ठीक है, कृतवान स्वयंभू, तो स्वयंभू स्वयं भगवान ब्रह्म को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम लोग यहाँ पे श्लोक नंबर 7 में, कि शल्य शालाक्य काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार भृत्य अगत तंत्र रसायन और वाजीकरण, ये क्रम आचार्य सुश्रुत बताते हैं। अब हमें अन्य आचार्यों के अनुसार भी लिखना है, तो वो आप लोग लिख लेंगे, एक अलग से पेज में लिख लें, इधर इधर नहीं लिखेंगे, सभी के अकॉर्डिंग मैं क्रम लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो सभी लिखेंगे। ये तो सुश्रुत का हो गया, शल्य शालाक्य काय। ठीक है, तो ऐसे 3-3 के पेयर में याद रखेंगे, 3-3 के 2, ऐसे 3-3 और 2। तो शल्य, ये शल्य के ज्ञाता हैं, सर्जरी इनका, इनकी मौलिक देन है ना, और कहीं मिलता नहीं है। जैसे चरक में बिल्कुल लास्ट श्लोक में जाएं, चरक चिकित्सा के लास्ट श्लोक में आचार्य चरक ने लिखा है कि जो मैंने लिख दिया वो तो आप लोगों को हर जगह मिलेगा, पर जो मैंने नहीं लिखा, जो इस संहिता में उपलब्ध नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मौलिक देन आचार्य सुश्रुत की भी है, तो उन्होंने शल्य को प्रधान बोला है। और उसके बाद आप लोग सर्जरी करते हैं ना, आई नोज ईयर थ्रोट, ये शालाक्य में आ जाता है। ठीक है, तो इसको 2nd नंबर दे दिया, और काय को फिर 3रे नंबर में दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हम सर्जरी करेंगे, फिर शालाक्य, दोनों चीज़ें सर्जरी वाली होगी, फिर काय जिसकी स्पेशलिटी होती है वही चीज़ पहले करते हैं। तो ये 3 का पेयर हो गया। फिर हम याद करेंगे भूत को अगध, ये ट्रिक है, भूत को अगध। तो भूत, ठीक है, भूत विद्या, को से कौमार भृत्य और अगध, तो भूत को अगध, इस टाइप से ये 3 याद रहेंगे। थोड़ा सा ही डिफरेंस है आचार्य चरक में, और फिर लास्ट में रसायन और वाजीकरण। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। अब चरक का लिख लेंगे, काय पहले नंबर पे, 2रे नंबर पे शल्य, एंड 3रे नंबर पे शालाक्य। चौथे नंबर पे विभू को, ये ट्रिक है। तो वी से विषगर वैरोधिक प्रशमन, ये पूरा अध्याय है, विषगर वैरोधिक प्रशमन
5वें पे भूत, मतलब अगध भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे अगध भी कह सकते हैं, पर नाम अलग दे दिया है, ठीक है। 5वें पे भूत एंड 6ठे पे कौमार, कौमार, तो विभू को। देन बाकी तो नीचे के सेम ही रहते हैं, रसायन और वाजीकरण। ये चीज़ एक और याद रखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने वाजीकरण को पहले उल्लेख किया है और उसका एक ही चैप्टर बताया है, ठीक है। चरक में तो बाद में हम पढ़ते हैं, रसायन के बाद पढ़ते हैं, और 4 उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सुश्रुत ने पहले वाजीकरण का उल्लेख किया है, उसके बाद रसायन का। हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे चैप्टर के नाम, तो उधर आएगा, ठीक है। तो ये चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वाग्भट का तो आप लोगों को श्लोक याद ही होगा, है ना। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान, सभी को याद है कि लिखवाना पड़ेगा? यस और नो? याद है? हाँ, रवीना बताओ, याद है? रवीना, कोमल? नहीं? यस मैम याद है। ओके, यस मैम याद है। ओके, ठीक है। तो चलिए, फिर तो ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको एज इट इज़ याद रखेंगे। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान, ठीक है। तो वृषान, और थोड़ा याद रखें, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। अष्टांग संग्रह में वृषय नाम से आता है और अष्टांग हृदय में वृषान, ठीक है। अब आप लोग लिख लेंगे काश्यप का। काश्यप ने विमान स्थान में ये बताया है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन से स्थान में है। तो इन्होंने सबसे पहले किसको रखा है? कौमार को रखा है। सेकंड नंबर पे काय को, थर्ड नंबर में शल्य, फोर्थ में शालाक्य, देन विष, विभू, विभू, उसके मैम बाद रिपीट कर दीजिएगा मैम इसको। ओके, फर्स्ट नंबर में कौमार है, सेकंड नंबर में काय, थर्ड में शल्य, शल्य शालाक्य, फोर्थ में शालाक्य, फिफ्थ में विष, सिक्स्थ में भूत, सेवेंथ में अगध, एंड लास्ट रसायन, ठीक है। बच्चों में कोई नीड नहीं है वाजीकरण की, तो इन्होंने वाजीकरण को कोई भी स्थान नहीं दिया है, ठीक है। वाजीकरण का कोई उपयोग नहीं है बच्चों में, पता ही है सभी को, तो वहाँ पे वाजीकरण इन्होंने नहीं बताया, ये चीज़ याद रखेंगे। कौमार भृत्य का स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। ये सारा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कौमार भृत्य का स्थान पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी याद करने। हारीत का सबसे पहले लिख लें फटाफट से, फिर मैं बताती हूँ। पहले नंबर पे शल्य, सेकंड नंबर पे शालाक्य, थर्ड नंबर पे काय, देन शल्य शालाक्य काय, नेक्स्ट बाल, बाल, बाल मतलब बच्चों के, नेक्स्ट अगध विष, नेक्स्ट भूत, नेक्स्ट रसायन एंड वाजीकरण, ठीक है। अब कौमार भृत्य का स्थान लिख लेंगे, तो यहाँ पे पहला स्थान लिखेंगे 1 करके डैश करके लिखेंगे काश्यप, 2 करके लिखेंगे दूसरा स्थान किसने दिया है? वाग्भट, देन तीसरा तो किसी ने नहीं दिया, चौथा लिखेंगे हारीत, पांचवा लिखेंगे सुश्रुत, छठा लिखेंगे चरक, ठीक है। तो इसको हम एसटी से याद रखते हैं। चरक और सुश्रुत का मेजरली मैंने क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के,
तो इसको हम SC से याद रखेंगे, SC56, SC56, S फॉर सुश्रुत, C फॉर चरक, SC56 बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी आपने लिखा है इसको फटाफट से फाड़ के एक मैं हमेशा जब भी पढ़ती हूँ तो एक फेविकॉल और एक सीजर्स हमेशा मेरे पास रहती हैं, ठीक है। तो जो भी मुझे अच्छा लगता है, स्टिक ऑन नोट्स भी रहते हैं मेरे पास, बट उसमें क्या ग्लू और थोड़ा साइज़ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्रेफरेबली तो स्टिक ऑन ईजी रहता है। बट आप लोग ऐसे एक पेज में फटाफट से लिख के उधर चिपका भी सकते हैं, तो जो भी हमारा डिज़ायर्ड मैटर है, जितना पेज लगेगा वो भी फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मेरे पास हमेशा फेविकॉल और एक सीजर्स रहती है, और फटाफट से जहाँ भी एक कॉपी में लिखती हूँ और तुरंत मैं चिपका देती हूँ। तो ऐसा ही आप करें, ठीक है। अदरवाइज़ तुरंत नहीं किया तो फिर वो भूल ही जाते हैं कहाँ लिखा था, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे परिभाषा प्रकरण बताए गए हैं। तो परिभाषा में आप लोगों को याद ही होंगी परिभाषाएं, ठीक है। तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, बस पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा याद नहीं हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले शल्य तंत्र ना, तो जब हम लोग पढ़े थे, जैसे ही हम लोग 4th ईयर में आए थे, तो हमें सारी ये परिभाषाएं बिल्कुल ऐसे बाय हार्ट करवाई गई थी, तो आप लोगों को भी याद होंगी ये। तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट्र अस्थि बल नख अस्थि बाल नख पूय स्त्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य, है ना। गर्भ अगर मर गया है या कोई डिफॉर्मिटी होगी, ज़्यादा समय हो गया, तो वो भी एक शल्य की तरह होता है, ठीक है। तो अंतर्गर्भ शल्य उद्धरणार्थम यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्यार्थस्य, ठीक है। नेक्स्ट शालाक्य तंत्र की पढ़ लेते हैं। शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम रोगा नाम श्रवण नयन बदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उप शमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थम च। तो ये जो शालाक्य की परिभाषा है, इसमें श्रवण कान आ गए, नयन आँख आ गई, बदन मतलब मुख होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। घ्राण नोज आ गई, ठीक है। इनके ही सारे चीज़ें हैं, इनकी सर्जरी होती है। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है काश्यप ने, ठीक है, ब्रह्म वैवर्ण्य पुराण में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि चैप्टर के नाम लिखने हैं, 46 चैप्टर, और उनको लर्न करना है ना। मुस्कान और सौम्या ने लर्न कर लिए हैं, ठीक है। आप लोगों को भी लर्न करने हैं। चलिए नेक्स्ट मैं पूछूंगी बाद में, अभी हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केसी काय चिकित्सा की परिभाषा। तो सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसार आदि नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ऐसे सिमिलर लग रहा होगा कि यहाँ पे निदान के चैप्टर्स दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कौन सा ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं है, निदान के कौन से चैप्टर में कौन सा चैप्टर नहीं है इसमें, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले। गुल्म नहीं है। हाँ वेरी गुड, गुल्म नहीं है, गुल्म के स्थान पे अतिसार एक्स्ट्रा कर दिया है ना। तो लिख भी सकते हो, बाकी तो ये कॉमन सेंस ही है। बट जब भी हम जल्दी पढ़ते हैं ना, जब भी रिवीजन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम एक्स्ट्रा लिखते हैं या जो भी हम स्टिक करते हैं, हमेशा हमारी नज़र सबसे पहले उधर जाती है। तो मैं अपनी सारी क्लास में हमेशा स्टार्टिंग से ही बोलती हुई आ रही हूँ कि जो भी आप लोगों को पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, जैसे एक पूरा पेज है, उस पेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें प्रीवियसली हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, वो भले ही इजी हो, पर उसको आप लोग अलग से स्टिक ऑन करके
अलग से लिखिए, क्योंकि जब भी हम पेज पलटेंगे हमारी नज़र सबसे पहले उस पेज में जाएगी कि हमने लिखा क्या है है ना। ये टेंडेंसी होती है ह्यूमंस की, जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है हमारी उसी पे बार बार नज़र जाती है, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ऑब्वियसली उनको तो लिखना ही है, बाकी जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी हम यंत्र एंड शस्त्र पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं अपनी बुक से भी बताऊंगी कि मैंने कैसे उसको स्टिक ऑन करके पूरा सिमेट्रिकली लिखा हुआ है, ठीक है। एक नोट्स के फॉर्म में मैंने पूरा लिखा हुआ है, आप लोग भी वैसे ही लिखिए। तो रिवीजन के टाइम पे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमने पढ़ सब लिया रहता है, पर रिवीजन के टाइम पे आलस आते, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वही थोड़ा लैक हो जाता है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे चीज़ें बैठेंगी नहीं दिमाग में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भूत विद्या की परिभाषा है, इसको भी अब पढ़ लेंगे। नेक्स्ट कुमार भृत्य की है, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। कुमार भृत्यनाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाश व्याधिनाम उपशमनार्थम, ठीक है। नेक्स्ट अगत तंत्र की है, तो इसमें सर्प कीट लूता मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च, ठीक है। तो ये टॉक्सिकोलॉजी लोग कहते हैं इसको। तो यहाँ पे लास्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे आया हुआ है इम्पॉर्टेंस कि युवा अवस्था को अधिक समय तक बनी रहने के उपाय, आयु धारण शक्ति, बल की वृद्धि करने के लिए एवं शरीर को स्वाभाविक रोग से प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनिटी की वृद्धि के लिए हमें रसायन तंत्र कहते हैं। तो ये रसायन की परिभाषा है, हम लोग जब चरक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी डिटेल में आई हुई है। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम प्रभास्वर औदार्यम देह वृद्धि, ऐसे करके लाभोपाय शस्त्रानाम रसादिनाम रसायनम, ऐसे करके पूरी 2 लाइन की परिभाषा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वय स्थापना नाम आयु मेधा बलकरम और रोगापहरणम, ठीक है। वय का स्थापन, एज को बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ती है, बूढ़े जल्दी नहीं होते हैं, मेधा इंटेलिजेंट रहते हैं, बल अच्छा रहता है और रोग से लड़ने की शक्ति इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ठीक है। ऐसे ही डल्हन ने 3 टाइप्स के बता रखे हैं रसायन, आजस्रिक, काम्य और नैमित्तिक। जब मैं पढ़ाई थी आप लोगों को रसायन तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो ये जांगुली लिखा हुआ है ना, जांगुली, इसमें डैश करके आप लोग लिख लेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये बुक का नाम है और इसके रचयिता है विष्णुगुप्त, राइटर है ये, जांगुली बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिपीटेड क्वेश्चन आया है, श्लोक नंबर 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक 4 कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ऐसे एज इट इज़ श्लोक के वर्ड्स ही देखना है हमें, हिंदी नहीं देखना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी नहीं देखेंगे कोई भी, ठीक है। तो अल्प दुष्ट क्षीण और विशुष्क, अल्प दुष्ट क्षीण और विशुष्क, वाजीकरण तंत्र इसमें ये नाम है, ठीक है। अल्प हो गया, दुष्ट हो गया, क्षीण हो गया या शुष्क वीर्य, सूख गया वीर्य शुक्र, तो उसमें क्या चिकित्सा करेंगे, तो लिखेंगे इसमें अल्प में आप्यायन। ऐसे ही आज मैं एक MCQs लगा रही थी, तो आप्यायन मैंने देखा था चरक सूत्र चैप्टर नंबर 10 था, तो उसमें चिकित्सा आई थी कि जो कृश है और जो दुर्बल है उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं, तो उसमें ऑप्शन था बृंघण चिकित्सा था,
फिर एक अपतर्पण था, एक संतर्पण था और एक आप्यायन था। एक एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर नहीं पता होता तो सब लोग क्या आंसर लगाते, संतर्पण लगाते, बृंघन लगाते। कृश और दुर्बल की तो वही चिकित्सा है, बट वहाँ पे आप्यायन था। आप्यायन क्या होता है, तर्पण होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा याद रखें, आप्यायन मतलब तर्पण होता है। तो वहाँ पे ये आंसर था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आप्यायन हो गया किसका, अल्प का। और दुष्ट का, दुष्ट के सामने लिखेंगे प्रसाद, क्षीण के सामने लिखेंगे उपचय और विशुष्क के सामने लिखेंगे जनन। एज इट इज श्लोक के वर्ड्स लिखेंगे। नहीं समझ आ रहा तो मैंने सर्कल किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लिख लिया सभी ने, यस और नो? ऑल राइट, हैंड रेस करना है सभी को, अगर लिख लिया है तो। नहीं लिखा है तो फिर आई विल वेट फॉर मोर फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रही थी, ये जो श्लोक आया हुआ है, श्लोक नंबर 22, व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्षः, ठीक है। तो जो व्याधि से ग्रस्त है पहले उसकी चिकित्सा करेंगे, उसके बाद मतलब पहले क्यूरेटिव बताई है, बाद में प्रिवेंटिव बताई है, ठीक है। पहले रोगी की चिकित्सा करनी है, बाद में स्वस्थस्य रक्षण, ठीक है, बाद में स्वस्थ की चिकित्सा करनी है। ऐसे ही हम लोग चरक सूत्र अध्याय 30th श्लोक में 30th चैप्टर में 26th श्लोक है, उसमें ये आता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। ऑपोजिट बताया है चरक ने। सिंपल सी चीज़ है, याद रहनी चाहिए सभी को, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 24, ठीक है। तो प्रत्यक्ष 4 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम पाऊ से याद कर सकते हैं और इसको हम उप्स से भी याद कर सकते हैं, उप्स, ठीक है। नहीं, उप्स वाली एक दूसरी ट्रिक है, इसको हम पाऊ से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान सिंपल है। और चरक सूत्र 11 में प्रमाण को परीक्षा शब्द से बताया गया है, मतलब जो प्रमाण की जो परिभाषा है, भेद है, उसको परीक्षा नाम से आप लोग त्रिश्रेष्णी अध्याय में देखेंगे और पढ़ के आए हैं सभी लोग, ठीक है। वैशेषिक ने 2 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और सांख्य ने इन्हीं 2 में शब्द ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पदार्थ की हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 26। सभी लोग अपनी बुक में भी टिक करते जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों प्रधानता बताई गई है ना, अगर आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि मेरा जो शल्य है ना, वो ही प्रधान है, काय नहीं है, ना ही कौमार प्रधान है। क्यों प्रधान है, कैसे मान लें, तो उन्होंने ये रीज़न बता रखे हैं श्लोक नंबर 26 में। आशु क्रिया करणात्, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधानात्, सर्वतंत्र सामान्यात्, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली, शीघ्र क्रिया करने से फटाफट से ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ ताम झाम भी नहीं लगता। यंत्र है, शस्त्र है, क्षार है, अग्नि है ना। अग्नि के लिए तो बोल दिया कि ऐसी कोई चिकित्सा ही नहीं है जो अग्निकर्म ठीक ना कर सके, और सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बोल दिया है। बस्ती को भी इन्होंने बोला है अर्ध चिकित्सा,
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तारीफ़ की गई है, बड़ा ही फेवरेट चैप्टर है मेरा, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि ना। ये भी इनका अधिकार है, तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं इन चैप्टर्स में से। अधिकार क्षेत्र है सुश्रुत का। और सर्व तंत्रों के सामान्य चिकित्सा इसमें होने से 8 तंत्रों में यही शल्य तंत्र बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे कि यह शल्य तंत्र शाश्वत पुण्य स्वर्ग यशस्व आयुष्य वृत्तिकर वाला होता है। ठीक है। तो शाश्वत पुण्य स्वर्ग यशस्व आयुष्य और वृत्ति है ना, पैसा भी देता है, तो इसलिए ये जीविका उपयोगी बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्रम बताया गया है। क्रम आप लोग पढ़ लेंगे ना, ज़्यादा कुछ आजकल इतना पूछा नहीं जाता क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, ऐसे कुछ समझाने जैसा नहीं है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे और इसकी अगर ट्रिक चाहिए तो लिख सकते हैं आप लोग। BDA विदाई से मैं याद रखती हूँ, BDA ब्रह्मा से दक्ष, ठीक है, फिर उनसे अश्विनी कुमार, फिर उनसे लिया इंद्र ने, ठीक है, और इंद्र से मैंने मतलब धन्वंतरी ने पढ़ा। ठीक है। तो ये छोटा सा ही क्रम है, विदाई और दन, विदाई दन, BDAI, BDAI और दन से धन्वंतरी, ब्रह्मा प्रोवाच तथा प्रजापति दक्ष प्रजापति। ठीक है। तस्मात् अश्विनी, अश्विनौ 2 है ना, अश्विनौ डबल मात्रा आई है, बहुवचन है। फिर अश्विनीभ्याम इंद्र, अश्विनी से इंद्र ने, और इंद्राद अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं मतलब किसने लिखा है, धन्वंतरी ने लिखा है, तो फिर मैंने, धन्वंतरी ने लिखा। ठीक है। तो इस टाइप से ये रचना हुई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इधर से दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से पुरुष की डेफिनेशन सबसे पहले हमें दिखती है, अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय। तो शरीरी को हम आत्मा कहते हैं। जब आत्मा का संयोग होता है पंच महाभूत से तभी पुरुष का निर्माण होता है, पुरुष इत्युच्यते। सिंपल है। अब इस सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लेंगे, लोको ही द्विविधः, 2 ही चीज़ें हैं, स्थावर हैं और जांगम है। ठीक है। तो कई बार ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि स्थावर प्लांट बेस है कि जांगम, तो जांगम से हम लोग जानवर याद रखते हैं या जंगल याद रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं कैसे इसे याद रखती हूँ, तो स्थावर से मैं याद रखती हूँ स्थिर। तो जो स्थिर होते हैं वो स्थावर में आते हैं। स्थिर कौन होते हैं, एनिमल्स तो होंगे नहीं, वो तो घूमते फिरते हैं, है ना, शिकार करते हैं। तो एक नहीं हो, एक अच्छे से याद रख लें तो दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो स्थावर में स्थिर आते हैं, मतलब प्लांट्स आते हैं, और जांगम में एनिमल्स आते हैं। ठीक है। एक याद रख लें, दूसरा अपने आप हो जाएगा। और जंगल में जानवर रहते हैं, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर से इनके पुनः 2 भेद होते हैं। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके 4 भेद, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चतुर्विध भूतग्राम से बहुत ये क्वेश्चन आया है। तो ये 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, स्वेदज जरायुज अंड योदभिद संज्ञः। तो ये 4 चीज़ें हैं, स्वेदज जरायुज अंडज और उद्भिज। इनको चतुर्विध भूतग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो 4 जांगम चीज़ें हैं ये आती हैं इसमें, स्वेदज जरायुज अंडज और उद्भिज। ठीक है। तो इनको लिख के आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, जांगम, स्थावर नहीं है ना, स्थावर बच्चे वगैरह तो देते नहीं है, तो ऐसे जरायुज वाला अंडज वाला तो भेद हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है, याद रखेंगे कि जांगम की चीज़ें चतुर्विध भूतग्राम में आती हैं। ठीक है। सिंपल सा है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है बस।
लास्ट वाले श्लोक में लिखा हुआ है तद दुख संयोगा व्याधि उच्यते। दुख मतलब व्याधि है, दुख हुआ मतलब व्याधि ही है। जैसे ही पुरुष को दुख हुआ मतलब वो रोगग्रस्त हुआ, ये बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 4 प्रकार के व्याधियां हैं। पूछा जाता है व्याधियां कितनी प्रकार की होती है, तो सभी को ऐसा लगता है स्वाभाविक, आगंतुज और शारीरिक, मानसिक, इस टाइप से सभी लोग करते हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, बट ये हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पे श्लोक में भी आया है 4 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। आगंतुज, आगंतुज मतलब ट्रॉमेटिक हो गया, शारीर और मानस और स्वाभाविक, ये 4 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। स्वाभाविक अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्वाभाविक रोग है ना, जो होते ही होते हैं। चरक ने 2 बता रखे हैं स्वाभाविक रोग, जरा और मृत्यु। आचार्य सुश्रुत ने 5 चीज़ें बता रखी हैं। 5 में क्या क्या आता है? क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु और निद्रा। ये इधर लिखा हुआ है 33 श्लोक के लास्ट लाइन में। ठीक है, तो सिंपल सा ये रोग है। स्वाभाविक रोग याद रखना है। भूख सभी को लगती है, प्यास सभी को लगती है, गला सभी का सूखता है, वृद्धावस्था भी आती है, मृत्यु और निद्रा, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। मनुष्य हैं, पैदा हुए हैं, तो ये सब होगा ही सही ना। बाकी सब ज़्यादा बेसिक चीज़ें, क्वेश्चंस कम बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिकित्सा के 4 भेद यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो संशोधन, संशमन, आहार और आचार, ये निग्रह हेतु है। तो चतुर्विध भूतग्राम और चतुर्विध निग्रह हेतु कौन कौन से होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संशोधन होता है, संशमन होता है, आहार और विहार ऐसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, हम आहार डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, है ना। ऐसे बुखार हो गया तो हम अपनी प्रागवात में ना जाएं, पूरा विहार का फॉलो करें तो उससे भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा धैर्यपूर्वक 5 मिनट और बैठेंगे, चैप्टर हमें ख़त्म करना है, 5 मिनट का ही बचा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विमर्श में देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार के भोज्य बताए गए हैं। वैसे तो यहाँ पे 4 नहीं है, सुश्रुत अनुसार 4 हैं, बट यहाँ पे भाव प्रकाश और शारंगधर में षड्विध आहार बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, चव्य, चोष, लेह। ठीक है, तो ये शारंगधर और भाव प्रकाश ने चव्य और चोष को भी ऐड ऑन किया है। सुश्रुत अनुसार 4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रेफरेंस है ये श्लोक, प्राणी नाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजसा। तो प्राणियों की जीवन रक्षा का मूल कारण आहार ही होता है ना। गंदा खाएंगे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सब खाएंगे तो वही मूल है सभी बीमारियों का, व्याधियों का। बल और वर्ण और ओज ये कम होगा, इनकी रक्षा करना है तो अच्छा आहार ग्रहण करना है, यही बोला गया है कुल मिला के। नेक्स्ट देखते हैं, थर्टी 37 श्लोक में देखेंगे हम लोग 4 चीज़ें यहाँ पर बताते हैं। वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध। जो ये वृक्ष है इसको वानस्पत्य बोलते हैं। ठीक है, आचार्य चरक। तो वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध, ऐसे हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो इसको बस पढ़ लेते हैं, बाकी थोड़ा सा पार्ट बचा है वो मैं कल आप लोगों को चरक का और सुश्रुत का कंबाइंडली बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वनस्पति क्या होते हैं? अपुष्पा फलवंतो वनस्पतयः, जैसे गूलर वगैरह हो गया जिसमें पुष्प नहीं लगता, पीपल हो गया,
गूलर हो गया, वट वृक्ष हो गया, इनमें फूल नहीं लगते हैं, डायरेक्ट फ्रूट आते हैं। ठीक है, तो ये वनस्पति। वृक्ष क्या हुआ? आम, जिसमें फूल आते हैं। पुष्प फलवंतो वृक्षा ना, तो जिसमें फूल पहले आते हैं। आम में निमोरियाँ आती हैं ना, फिर मैंगोज आते हैं, तो वृक्ष हो गया, इसको ही वानस्पत्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया विरुद्ध। विरुद्ध तो सबसे इजी है, बेल, गुड़ूची है ना, वर्ल्ड फेमस गुड़ूची। और औषध भी बोलते हैं और औषध भी बोलते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ याद रखेंगे। इसको हम गेहूँ से ले सकते हैं, जैसे ही फल आए और फसल काट दी। यही एक टाइम है जिस टाइम पे खेत जलाए जाते हैं किसानों द्वारा, क्योंकि बहुत ही गलत एक क्रिया है। ये सभी को, मेरे पापा जो है बहुत सोशल वर्क करते हैं, हमेशा गांव-गांव में वो जाते हैं, अवेयर करते हैं कि ये जो खेत जलाने वाला सिस्टम है ये बहुत ही गलत है। इससे जो ज़मीन है उसकी उपजाऊ का जो भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो भी कम होते हैं, और हम इनको काट के पशुओं को दे सकते हैं, गाय भैंस बैल इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो पोटेंसी है, जो मिनरल आयंस होते हैं सॉइल में, वो भी कम होते हैं। और आप लोग देखते होंगे आपके छतों में, बालकनियों में पूरा काला काला, पूरे आसपास के जो भी शहर हैं सब में काला काला फैल जाता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही एक गलत तरीका है जो कि फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जलाना नहीं है खेत को कभी भी, है ना। बस एक बार जुताई जो हो जाती है किस ट्रैक्टर से, तो वही सफिशिएंट होता है, दोबारा तो उगेंगे नहीं। ठीक है, बीज होंगे तो ही उगेंगे, तो ये एक चीज़ आप लोग याद रखें। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है फॉर एनवायरनमेंट, तो ये याद रखें। औषध भी बोलते हैं और औषध है भी बोलते हैं। गेहूँ आदि जो भी अनाज होते हैं वो सब आते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ये। तो जरायुज, जरायुज मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा से जुड़े हैं हम लोग, मनुष्य, पशु, है ना, गाय भैंस सभी प्लेसेंटा के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अंडज जैसे सर्प हो गया, पक्षी हो गए, पता है सभी को। स्वेदज यूका और कृमि आदि स्वेदज होते हैं ना, शरीर में कृमि पड़ जाते हैं आदि कृमि स्वेदज से होते हैं। लास्ट है औद्भिज, ये सभी को पता होगा, मेढक और बीर बहुटी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसके ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लें। और मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इतना क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, वो स्थावर और जांगम का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो वो मैं चरक और सुश्रुत का आप लोगों को कल करवा दूँगी। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। समझ आया? यस मैम। ओके, ऑल राइट। कल इसका टेस्ट भी होगा, बेसिक्स जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो उसका टेस्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने संहिताएँ करवाई थी, और अगर क्लास छूट गई है तो मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।